आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात भारत में कोविड-19 वैक्सीन, उम्मीदें और चैलेंजेस की। जी हां, दुनिया भर में इन दिनों कोविड-19 की वैक्सीन की धूम मची हुई है। उनमें से कई वैक्सीन ट्रायल के स्टेज को क्रॉस करते हुए अब वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे देश में भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वैक्सीनेशन के लिए खास स्ट्रेटेजी के तहत जंगी पैमाने पर काम कर रही है और इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन को एसेस करने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। उन्हीं उम्मीदों और उसके चैलेंजेस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर एंड प्रोफेसर अनिल गुर्टू और सर गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के कंसल्टेंट डॉक्टर चांद वातल। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 3 जनवरी को इंडिया में 2 वैक्सीन्स अप्रूव कर दी गई हैं, तो अब इंडिया की सिचुएशन क्या है? अब किस तरह से रोल आउट होगा? किन लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी? कब तक आम आदमी को मिल पाएगी? रोल आउट शुरू होने में लगभग मिडिल जनवरी यानी 13-14 जनवरी तक पहला रोल आउट शुरू होने की उम्मीद है। अब ये रोल आउट कैसे होएगा, सवाल ये है आपका। ये रोल आउट एक चरणबद्ध यानी स्टेज बाय स्टेज तरीके से किया जाएगा। पहले स्टेज पर जिनको मिलेगा पहले दौर में उनमें वो लोग शामिल होंगे जिनके काम की वजह से, जो रोजमर्रा का काम है उसकी वजह से उनको कोविड लगने का खतरा, जोखिम ज्यादा है जी। तो इसमें 2 स्तर हैं। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी वो तमाम वर्कफोर्स जो कि हेल्थ केयर में जुड़ी है जी। इसमें डॉक्टर से लेके नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट्स, सफाई कर्मचारी, अस्पताल में जो भी कोई काम करता है या उससे जुड़ा हुआ है, वो हेल्थ केयर वर्कर को पहले दौर में, पहले स्टेज में अब मिडिल जनवरी से लगेंगे। इसके बाद जो दूसरा स्तर आएगा वो है फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्रंट लाइन वर्कर्स से मतलब वो लोग जिनके डे टू डे काम, रोजमर्रा के कामों में वो जनता से काफी करीबी संपर्क में आते हैं और उनको कोविड लगने का खतरा उस वजह से ज्यादा है, जैसे कि पुलिस वर्कर्स, पैरा मिलिट्री फोर्स वर्कर्स, फायर वर्कर्स, म्युनिसिपल वर्कर्स इत्यादि एटसेट्रा। ये आएंगे दूसरे में। ये दोनों मिला के हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे देश में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 मिलियन लोगों को लगेगा। उसके बाद 20 मिलियन यानी 20 मिलियन फ्रंट लाइन वर्कर्स, टोटल कुल मिला के हो गए 30 मिलियन लोग जी। पहले चरण में जी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम आएंगे उन लोगों पे, आम जनता पे, उन लोगों पे जिनको कि अगर कोविड हो जाए तो खराब नतीजा निकलने के ज्यादा अनुमान है जी। वो कौन है? पहला ग्रुप उसमें आएगा 50 साल की आयु से ज्यादा उम्र में बड़े लोग जी। जो कि 50 साल से ज्यादा है उम्र जिनकी, क्योंकि इनको अगर लग गया तो खराब आउटकम होने की संभावना, चांस ज्यादा है, इसलिए इन पर फोकस होएगा जी। उसके बाद हम आएंगे जिनकी आयु 50 साल से कम है लेकिन जिनको की कोई ऐसी लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज है या हार्ट की लंबी बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, सांस की बीमारी वगैरह वगैरह, जिनकी वजह से इनकी भी संभावना खराब आउटकम की ज्यादा है अगर इनको लग गया कोविड तो ये कुल मिला के 1, 2, 3, 4 ये कुल मिला के ऐसे चलेंगे। पहले डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग और फिर 50 साल से कम जिनको की लंबी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज इत्यादि। ये सब टोटल ग्रुप मिला के 300 मिलियन लोगों का एक ग्रुप बनता है और उम्मीद है कि ये जुलाई तक इन 300 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा जुलाई तक। तो बहुत
बहुत संख्या ज़्यादा, आप बता रहे हैं 300 मिलियन लोगों को जुलाई तक दे दिया जाएगा, तो बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, फेजेस वाइज आप बता रहे हैं दिया जाएगा। डॉक्टर चांद, आपसे जानना चाहेंगे कितना भरोसा किया जा सकता है इस वैक्सीन पर, कितनी भरोसेमंद है, क्योंकि बहुत कम समय में ये वैक्सीन्स बनाई गई हैं, ट्रायल किए गए हैं, अप्रूवल दिया गया है, तो लोगों के मन में इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो कितना भरोसा किया जा सकता है इन वैक्सीन्स पर? देखिए, ये जो सवाल आपने किया ये बहुत ही मुश्किल सवाल है जी। आज की तारीख में। ये जैसे दिन ज़्यादा होते जाएंगे, इसके हल ज़्यादा आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 100% तरीके से अभी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी वैक्सीन आए हैं वो सारे इमरजेंसी अप्रूवल्स हैं जी। और इमरजेंसी अप्रूवल्स के रीजंस हैं जो कि आप सब देख रहे हैं कि ये महामारी है, तो इसके रोकने, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं जी। हम इसको कोई दवाई से ट्रीट नहीं कर सकते। और जो हमने देखा कि कितनी डेथ्स हो रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो अगर इसको रोकने के तरीके हैं तो वैक्सीन ही एक माध्यम है जी, जिससे कि ये रुक सकता है। और नहीं तो आपने जो भी हमारा नया नॉर्मल है कि आपने अपने मास्क लगाए रखना है, आपने हाथ वैसे ही धोने हैं, आपने अपनी दूरी वैसे ही रखनी है, WMD जो हम कहते हैं, जो भारत फॉलो कर रहा है, तो वो तो हमारा बेसलाइन है ही है जी। और ये जो वैक्सीन की बात हो रही है वो जितना जल्दी आ जाए, वो जो कि आ चुका है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इससे हम काफ़ी उम्मीद रख सकते हैं जी। तो आपने कहा कि ये सब हमको प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे, मास्क लगाना ही पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना ही पड़ेगा, हैंड सैनिटाइज करने ही पड़ेंगे। डॉक्टर अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम इस वैक्सीन की बात करें, क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी डर है कि क्या लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, तो क्या इससे बीमारी भी और बढ़ सकती है, इस तरह के कई सवाल हैं। बात उठी साइड इफेक्ट्स की, यानी खराब नतीजे वैक्सीन के। हर चीज के दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई या वैसा वैक्सीन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, कोई भी नहीं जी। आप एस्पिरिन की गोली भी लेते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो समझना यह है कि साइड इफेक्ट अगर हैं तो ये क्या होंगे जी, ताकि डर ना लगे। साइड इफेक्ट जहां तक कि अभी हमारी समझ है, इस वैक्सीन पे जानकारी जितनी आई है उसको लेकर कोई विशेष खराब सीरियस साइड इफेक्ट की उम्मीद नहीं है। जो साइड इफेक्ट होंगे वो उतने ही हैं जैसे कोई भी टीका, हर बच्चे को टीका लगता है जी। हर बच्चे को, जो उस एक बच्चे को या एक प्रेग्नेंट वुमन को जो हम वैक्सीन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो जो उसके बाद साइड इफेक्ट्स होते हैं हर बच्चे को, बुखार आ सकता है, माइल्ड या खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, हल्का सा बुखार 2 दिन के अंदर, वो पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाएगा। जहां वैक्सीन लगा है वहां या लाली पड़ जाना या हल्का सा चिरमिराहट, दर्द, सूजन आ जाना, कोई अपने आप में मेजर चीज नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी 2 दिन में। अगर ज्यादा तंग करे तो आप पैरासीटामोल वो ले सकते हैं, आम दवाई है, कोई भी ले सकता है। सिर दर्द हल्का सा, तो ये जो आम किसी भी वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स होते हैं और जो हर बच्चा जूझ लेता है, जिनसे झेल लेता है, जिनको, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं आमतौर पे हम में होने के जी। तो ये समझने के बाद वैक्सीन का डर साइड इफेक्ट की वजह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। और अगर किसी को इससे हल्का थोड़ा और साइड इफेक्ट हो भी गया तो जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनके ड्राई रन शुरू हो गए हैं और चल रहे हैं, उसमें जो तीसरा कमरा है वहां हर व्यक्ति को जिसने वैक्सीन लिया है उसमें 30 मिनट्स तक उसको वहां बैठा के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि अगर कुछ हो भी गया, गलती से हो भी गया, तो वो सीधा वहां पर मेडिकल एड है और वो सीधा हॉस्पिटल के इमरजेंसी से जुड़ा होएगा उसी वक्त। और 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो जाएगा अपनी आम जिंदगी में वापस शामिल होएगा, तो भी उस पर एक निगरानी रखी जाएगी कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कोविन ऐप जो है जिसमें कि वो डाउनलोड करेगा, रजिस्टर हो चुका होएगा वो व्यक्ति, तो वो कोविन ऐप के जरिए आपसे हम लोग संपर्क बनाए रखेंगे कि अगर कुछ भी होए तो आप उसके माध्यम से हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसका आपको तुरंत हल समाधान मिलेगा। जी। तो
जी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इस तरह के ही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जो कि बाकी वैक्सीनेशंस में होते हैं और इससे बीमारी और फैलेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे, इनमें से कोई भी वैक्सीन जो अभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर में, बल्कि और हमारे देश में भी, ये कोई लाइव जिंदा वायरस वाला वैक्सीन का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। जी, तो जितने भी वैक्सीन्स बन रहे हैं और जो बन गए हैं 2, उसमें कोई जिंदा वायरस नहीं है। जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं कुछ समय के लिए वो हैं। जो सिम्टम आ रहे हैं, आपको Temporary। हल्का बुखार, हल्का दर्द, हल्का सिर दर्द, वो एक संकेत है, एक निशानी है कि वैक्सीन Is आप working। में कामयाब हो गया है और आपका इम्यून सिस्टम ने वो आंसर दिया है, जवाब दिया है। उस हल्के से बुखार, हल्के से दर्द, हल्के से सिर दर्द की जो 1 या 2 दिन मैक्सिमम रहेगा, तो ये एक अच्छे इम्यून रिस्पॉन्स की निशानी है, संकेत है। तो ये एक अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। जी, डॉक्टर चांद, एक सवाल ये भी कि क्या ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हो सकता है? देखिए, इसकी चांसेस बिल्कुल रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी देखा गया है, जैसे जिसको कोरोना हो भी गया है और अगर वो माइल्ड डिजीज रही है उसको, तो ये भी देखा गया अगर वो टेस्ट कराता है, फिर अपनी एंटीबॉडीज देखता है, तो कई लोगों में वो जनरेट ही नहीं होती है। 5 से 10% ऐसे लोग भी हैं जिनको कोविड हो गया, लेकिन उनको हम कहते हैं सीरो कन्वर्ट ही नहीं हुए, उनमें एंटीबॉडीज वो बनी ही नहीं, क्योंकि उनकी डिजीज जो थी वो बहुत ही माइल्ड थी। तो ये वैक्सीन से चांसेस तो ये हैं, जैसे वो कहते हैं कि आधे 50% या 60% से 90% तक सीरो कन्वर्ट होंगे, तो ये ही काफ़ी है कि अगर 50% से भी ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ये बिल्कुल लेने लायक चीज़ है, जिससे कि फायदा होगा। और अगर तो ये कन्वर्ट उस कैटेगरी में आते हैं जो कि 60, 70, 80% तक होंगे, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड आर वेरी लेस, वेरी लेस। जी, और अगर वैक्सीनेशन ली है तो उसका इफेक्ट कब तक आएगा और ये इफेक्ट कब तक रहता है? देखिए, ऐसा है, जो भी ये वैक्सीन्स हैं इनके मल्टीपल डोजेज हैं, ज़्यादातर 2 डोजेज इनके हैं। पहला डोज आपने आज दिया, तो दूसरा डोज आप 28 दिन के बाद लेंगे, या आधों में 21 दिन का डोज दिया हुआ है। तो ये दूसरा डोज लेने के बाद में आपको वेट करना है फॉर एंटीबॉडीज़ का रिस्पांस देखने के लिए फॉर एटलीस्ट 21 to 28 डेज मोर, मे बी इवन ए लिटिल मोर, मे बी 30 डेज तक आपने वेट करना है। जबकि आपका जो बॉडी की रिएक्शन, जो डॉक्टर गुरटू बता रहे थे कि जो आप रिएक्ट कर रहे हैं, वैक्सीन आप में कामयाब हो रहा है, उसको ये पता लगाने के लिए कि उसकी अब एंटीबॉडीज़ कितनी बन गई, तो उसके बाद फिर उसको ये पता लगेगा, हाँ जी मैं सीरो कन्वर्ट हो गया, मैं उन 5 या 10% लोगों में नहीं हूँ जिनको कि सीरो कन्वर्ट ही नहीं होता है, और सो आई एम इन दोज 95-98% पीपल। तो उसके चांसेस फिर कोरोना होने के कम है। और इसकी अवधि कितनी देर तक ये रहेगा, तो ऑन एन एवरेज देखा गया है अप टू एटलीस्ट 6 मंथ्स तो रहता ही रहता है। 3 मंथ्स के बाद ये वेन होना शुरू हो जाता है। और लेकिन इसके एग्जैक्ट तथ्य वो अभी हमें ज्ञान नहीं है इतना, क्योंकि अभी डिजीज प्रोसेस उतनी नहीं हुई है, वैक्सीन अभी आया है इसमें, तो कैन इट गो अप टू 1 ईयर और सो। ओके, डॉक्टर अनिल, बहुत सारे सवाल हैं, किन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, तमाम कन्फ्यूजन्स हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे में व्यूअर्स को? वैक्सीन तो सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है वैक्सीन की वजह से, तो सबको लेना चाहिए। अभी जो रोल आउट शुरू होने जा रहा है उसमें, क्योंकि अभी तक ट्रायल्स जिसका डेटा आया है सामने हमारे पास, वो ट्रायल्स की गई हैं 18 साल के उम्र से ज़्यादा लोगों में, 18 वर्ष के ज़्यादा लोगों में। तो 18 वर्ष और ज़्यादा उम्र वालों को लेना है, सबको लेना है। ये वॉलंटरी है, ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी ले, लेकिन लेने में आपका और समाज का फ़ायदा है। सवाल है कि कौन सा वैक्सीन लें, ये या वो। जो भी वैक्सीन आपको मिलेगा वो आप लीजिए, क्योंकि ये सारे वैक्सीन बराबरी पर ही कामयाब हैं, एक ही बराबर इनका इफ़ेक्ट आएगा। तो कोई भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अब जैसे जैसे वैक्सीन अप्रूव होंगे वैसे वैसे ये रोल आउट भी होंगे, और सब बराबरी कायम करने के बाद ही सरकार इनको आप तक पहुंचाएगी। तो अगर आप तक पहुंच गया ये वैक्सीन, तो ये कोई फ़र्क नहीं है इसमें कि ये लिया या वो लिया। लेकिन ये है ज़रूरी कि जो आप पहला वैक्सीन लेते हैं, दूसरी डोज उसी वैक्सीन की होनी चाहिए, किसी और की नहीं।
लेकिन कौन सा लें, सब बराबर हैं, कोई भी ले लीजिए। तो पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं कोई भी अप्रूवल देने से पहले किसी भी वैक्सीन को, डॉक्टर? ये DCGI है, वो जब वैक्सीन का डेटा आता है उसके बाद पूरा उस पर सर्वे होता है, डेटा देखा जाता है। अब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसे फेज ट्रायल्स होते हैं, हर फेज से डेटा जनरेट होता है। डेटा में 2 या 3 चीज़ें देखते हैं। मेन जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है, क्या ये सुरक्षित है, क्योंकि वैक्सीन किसको देते हैं? जो नॉर्मल आदमी है, जिसको बीमारी नहीं है, तो उसमें हम ज़रा भी खतरा या जोखिम नहीं लेते। अगर थोड़ा भी सेफ्टी इशू है तो वो वैक्सीन अप्रूव नहीं होता है। तो सेफ्टी फर्स्ट पहले चीज़ देखते हैं, सेफ है या नहीं। उसके बाद देखते हैं इम्यूनोजेनिसिटी की, क्या ये वैक्सीन बचाव वायरस से करने की क्षमता की कैपेसिटी रखता भी है या नहीं जी। इम्यूनोजेनिसिटी जी। फेज 1 फेज 2 से ये कायम हो जाता है जी। उसके बाद आता है एफिकेसी, कि जब दे हम एक पूरे इंसान को तो कितना प्रोटेक्शन है, एफिकेसी। तो ये 50% से ऊपर होती है तभी ये क्लियर होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं सिड्सको की और उसके बाद DCGI वो अप्रूवल देता है, और ये फिर जब अप्रूव हो जाता है तो फिर इसको लगाना हम शुरू करने, जैसे कि अब होने जा रहा है 13 जनवरी के आसपास से शुरू हो जाएगा। जी, तो काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कोई भी अप्रूवल देने से पहले। जी डॉक्टर चांद, तमाम जो 2 वैक्सीन्स अभी मौजूद हैं इंडिया में, और भी वैक्सीन्स आ सकती हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हैं, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जो वैक्सीन्स हैं, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इंडिया में जो वैक्सीन्स हैं उनको? दे आर कंपेरेबल। जी, ये बिल्कुल कंपेरेबल है, उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं ये बड़ी उच्च कोटि का साइंस है जी। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है, क्योंकि वो रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं फिर जी। जैसे डॉक्टर गुट्टू ने कहा कि ये सारे तथ्य जो है सेंट्रल एजेंसीज के पास जाते हैं, जो अप्रूविंग एजेंसीज होती हैं वो उन सारे तथ्यों को देखती हैं, ध्यान से देखती है। वो दूसरी बात है कि अभी शायद इतना पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, क्योंकि इस पर टाइम ही नहीं मिला है। इट्स वेरी न्यू, इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको किया गया है, ताकि इसको एटलीस्ट काबू में कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन को पहले लाया जाए, इसको बिल्कुल लेना अनिवार्य है, लेना चाहिए। 2 वॉलंटरी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वैक्सीन्स हैं बाय एंड लार्ज दे आर सेम, सो वी आर ऑल एट पार। ऐसी कोई बात नहीं है कि 19-20 का फर्क हो सकता है, जो किसने किस तरीके से बनाया, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो किस तरीके से बनाया गया, उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जो मेन एम है कि वो प्रोटेक्ट करता है या नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। ये जो 2 वैक्सीन अभी आई हैं, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में जो एस्ट्राजेनेका का है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में उन्होंने उसके साथ में भागीदारी है, तो वो इंडिया में बन रहा है। और इसी एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स सारे वर्ल्ड को देता है। ये सिर्फ कोविड की बात नहीं हो रही है, अदर देन कोविड भी अगर आप देखें हमारी कंट्री की तरफ देखा जाता है, सो होल वर्ल्ड लुक्स एट अस फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स। सबसे मैक्सिमम वैक्सीन्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। और दूसरी बात है कि ये एक पैराडाइम है कि अपनी कंट्री में अपने ही लोगों को 100% हम वो वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन हम मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स के लिहाजे से देखे जाते हैं कि कंट्री एज ए कंट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस वैक्सीन। सो इसमें हमारी कोई क्षमता में कोई संदेह है ही नहीं। वी आर नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन, तो उसमें कोई शंका है ही नहीं। सो द कैपेसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सीरम बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट जो है, दे आर नोन फॉर मेकिंग वैक्सीन्स, एंड भारत बायोटेक दैट हैज कम नाउ इन दिस फील्ड इन अ बिग वे, they have come up to the expectations। तो इसलिए हमें कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है समझने में कि हमारे पास वैक्सीन जो आए हैं उनकी क्या लेवल है, तो संदेह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो वैक्सीन इंडिया में सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर होते हैं। बिल्कुल, इंडिया इज द हब, इंडिया इज द हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर वैक्सीन जी। तो और भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में और भी वैक्सीन्स इंडिया में आ सकते हैं, और भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देयर आर सो मेनी 40 मॉलिक्यूल्स की रिसर्च हो रही है, 40 मॉलिक्यूल्स 40 to 60 मॉलिक्यूल्स की रिसर्च हो रही है, जिसमें से कि 7-8 तो ऑलरेडी हैव स्टार्टेड फॉर फंक्शनिंग।
Russia has made its own, China has made couple of them on their own, US has made Pfizer vaccine for their own, Moderna they have 2 or 3, so 4-5 तो immediately available हैं। जी, तो 2 तो अप्रूव हो चुकी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही और भी अप्रूव हो जाएंगी वैक्सीन्स और अवेलेबल होंगी। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे अनिल, अगर क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी डॉक्टर साहब? अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना है तो कहीं रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन के तो वैक्सीन नहीं लग सकता। कि मतलब ये नहीं है कि मेरे को लगा कि चलो आज वैक्सीन लगा लेते हैं तो मैं उठ के सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच जाऊं जी, तो ऐसे नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए अभी गवर्नमेंट रिलीज करेगी कोविन ऐप, तो वो डाउनलोड कर लें कोविन ऐप जी, जो कि पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस में कोल्ड स्टोरेज से लेके आपके वैक्सीन लगने के बाद क्या हो रहा है आपका, वो पूरे प्रोसेस पर, प्रक्रिया पे निगरानी रखेगा एक तरह से कोविन। तो इसको डाउनलोड करके इस पे रजिस्टर करना होगा। उसके लिए कुछ अपने प्रमाण पत्र या आइडेंटिटी कार्ड्स कोई भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि तमाम चीज़ें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बैंक पासबुक से लेकर आपके पोस्ट ऑफिस पासबुक से लेकर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मनरेगा कार्ड, कोई भी चीज़। और अगर कुछ भी नहीं होए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट गैजेटेड ऑफिसर से एक प्रमाण पत्र ले सकते हैं जाके। तो कोई भी ऐसा एक प्रमाण पत्र, बैंक से लेके आपका मनरेगा कार्ड और पेंशन कार्ड, कुछ भी, उसको अपलोड करेंगे आप कोविन ऐप पे जब ये रिलीज होएगा जी। वो करने के बाद अगर आपके पास ऐप नहीं है, मतलब आपके पास स्मार्ट फोन नहीं है या उस वक्त नहीं उपलब्ध है जी, तो भी एक और सॉल्यूशन है कि टाइम टाइम पर गवर्नमेंट्स कैंप्स लगाएंगी आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो उन कैंप्स में जाके आप फिजिकल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और अगर ये भी आप मिस कर गए और आपने ऐप में भी नहीं रजिस्टर किया, तो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के पास जाके वहां से भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सो काफी ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन जो मेन ऑप्शन है वो है कोविन ऐप, जिसमें आपको आपकी पंजीकरण, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बगैर वैक्सीनेशन नहीं होएगा जी। तो इसको करने के बाद आपको एसएमएस मिलेगा आपके फोन पे, अलर्ट आएगा कि इस दिन, इस वक्त, इस जगह जाके आप वैक्सीनेशन कराइए, आप जाइए और हो जाएगा फिर जी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अनिल बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोविन ऐप नहीं है तो कई और ऑप्शंस हैं जहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप ये वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। डॉक्टर चांद, आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे ड्राई रन किए जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या क्यों किए जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 30 million people we are he said 30 million people we are actually involved healthcare in the first phase, healthline and front it's a huge number। आपने खुद कहा कि इतना, तो ये एक्सरसाइज ऐसे ही उठ के नहीं कर सकते जी। तो इसके लिए इसका नाम यही रखा गया कि ये ड्राई रन है। ये जैसे कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जी, कि नीडल से लेके, नाम से लेके, वाइल्ड से लेके, आई कहाँ से कहाँ जाएगी, फिर कौन लेगा, एवरी स्टेप इज बीइंग चॉक डाउन, क्या कि अगर ब्रीच किसी भी लेवल पे हो तो उसको पकड़ लिया जाए। तो वो ये सारा जो इसका तामझाम, जो भी इसका ताना बाना है, वो बुनना पड़ता है, तभी वो जाके डिलीवरी पॉइंट पे एक इंडिविजुअल को सेफली मिलेगा जो कि लेने लायक होगा, जिसकी जो कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह जो हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करने के बाद में सेफली ये डोज व्यक्ति को दिया जाए जी। तो ये अगर ये अचीव करना है फॉर सच ए मैमथ पॉपुलेशन इन ए कंट्री लाइक आवर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका ड्राई रन का मतलब है आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, मे बी आप सेलाइन ले लें या कहीं पे आप डमी रख दें और वो फाइनली जाके, जैसे कि कोई वैक्सीन आ रहा है, पानी ही आई हो वो, लेकिन वही टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाएगा, वही बंदे वहाँ पे लेके जाएंगे, वही वैसे वो एंट्री करेंगे, उसी एंट्री वो उसी तरीके से चलेगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन ये वैक्स जो ये ऐप बनी है, इसकी भी सारी प्रतिक्रिया चेक की गई है। ये सारी एक रन के बाद में इसको
रिलीज किया जाता है, जी तभी इसमें टाइम लगती है इन चीज़ों में। जी अदरवाइज तो वैक्सीन को सालों साल लग जाते हैं पहले बनाने में, बिल्कुल उसके बाद फिर पहुंचाने में। जी तो ये क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि इसको अगर इमरजेंसी सिचुएशन की तरह हैंडल नहीं किया देने में तो फिर देर हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा इसका। जी तो रोल आउट करने से पहले पूरी तैयारी, बिल्कुल, इसको इट्स अ फायर फाइटिंग एक्सरसाइज जी कि ये आनंद फानन में करना है और जितने लोगों को दे सकते हैं इट हैज टू बी गिवन टू देम। सो इसलिए ये ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे आपकी लूप होल्स कहाँ पे हैं, जी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, जिनको प्लग किया जाए, ठीक किया जाए और इस रन को चालू किया जाए। हाँ डॉक्टर साहब, आप दोनों ने समय निकाला और आप स्टूडियो में आए, आप दोनों का आने के लिए शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स ने दी है वो आपके काम आएगी। और हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं, इसके लिए हमारा आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।